हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इन साइंस प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग टाइफर की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग टाइफर के जनरल बायोलॉजी की ऑल वीडियो 2010 टू 2023 तक की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। हम लोग बायोलॉजी सेक्शन 2 टिफर्स की देख रहे हैं, जिसमें से 2023, 22, 21 और 20 की ऑलरेडी वीडियो जा चुकी है। मतलब 3 साल का 23, 2023, 2022, 2021, 2020, मतलब आपके पास 4 साल की 20, 21, 22, 23 की वीडियो ऑलरेडी आपके पास है। और यह 2019 की आज हम शुरू कर रहे हैं वीडियो। पर आप लोग का सपोर्ट उतना मुझे दिख नहीं रहा है। अगर आप सपोर्ट करोगे तो आपको टोटल वीडियो 2010 से अभी तक 2023 तक की सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि ग्लूकोकाइनेज, ध्यान दीजिएगा क्या है कि ग्लूकोकाइनेज फॉस्फोराइलेट्स ग्लूकोज इन लीवर ओनली व्हेन ग्लूकोज लेवल्स आर हायर देन नॉर्मल। ओके, दो कंडीशन है, ध्यान से समझिएगा क्या हम बोल रहे हैं। आपके पास ग्लूकोज है और एक इसका एंजाइम है जो कि ग्लूकोज को में फॉस्फेट को ऐड कर रहा, मतलब ग्लूकोज जो है वो आपका यहाँ पे क्या बन लेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें यह है कि यहाँ पे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के लिए जो एंजाइम है, वो एंजाइम जो है यहाँ पे क्या है, ग्लूकोकाइनेज। ये एटीपी से एडीपी, ये ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट स्टेप है। याद रखिएगा, ये क्या आपका ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट स्टेप है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलना। क्यों करा जाता है? क्योंकि फॉस्फेट के पास नेगेटिव चार्ज होता है। अब इस प्रोसेस के बाद ग्लूकोज जो है सेल के अंदर ट्रैप हो जाएगा और वो सेल के बाहर डिफ्यूज नहीं हो पाएगा, जिससे कि हम बाकी प्रोसेस कर सके। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदलता है। इस तरह से आगे का प्रोसेस है कंटिन्यू होता है, बट हमें उधर नहीं जाना है। अब यहाँ पे ग्लूकोकाइनेज के अलावा एक और एंजाइम पार्टिसिपेट करता है, जो कि जिसका नाम है हेक्सोकाइनेज। बट ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। वो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है कि ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज वो ग्लूकोज के कंसंट्रेशन पे डिपेंड होता है। अगर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन नॉर्मल है तो आपका हेक्सोकाइनेज एक्टिव होगा या हेक्सोकाइनेज काम करेगा, क्योंकि हेक्सोकाइनेज के लिए केएम वैल्यू जो होती है वो लो होती है। ठीक है। पर अगर ग्लूकोज का अमाउंट क्या है, हमारा नॉर्मल की जगह हाई है, अगर हाई है तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा वो होगा आपका ग्लूकोकाइनेज, क्योंकि ग्लूकोकाइनेज की केएम वैल्यू हाई होती है। थोड़ा हम केएम वैल्यू को समझते हैं। जब हम सबस्ट्रेट और रिएक्शन रेट के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरह से आती है। ठीक है। सबस्ट्रेट की वो वैल्यू जिस वैल्यू पे आपका जो रिएक्शन रेट है वो 50% हो, मीन्स वी मैक्स का आधा हो, जिस भी सबस्ट्रेट वैल्यू पे आती है, इस सबस्ट्रेट वैल्यू को हम के एम कहते हैं। ठीक है। वी मैक्स जो है वो यहाँ पे होती है।
इससे मतलब इस ग्राफ से एक इक्वेशन आता है जिसे हम माइकेलिस मेंटन इक्वेशन कहते हैं, याद रखना। अगर हम सबस्ट्रेट ज़्यादा होगा तो वो एंजाइम काम आएगा जिसकी Km वैल्यू ज़्यादा होती। फॉर एग्जांपल मैंने एक यहाँ पे बना लिया, एक और मैंने कहूँ कि कोई एंजाइम है जो यहाँ पे जाके एक्टिव हो रही है क्योंकि उसका Km वैल्यू यहाँ पे है, तो मीन्स क्या है कि यहाँ पहुँचने के लिए इसको मतलब वी मैक्स पहुँचने के लिए इसको बहुत ही ज़्यादा वो लेना होगा, बहुत मतलब ये इस तरह से जाएगा वी मैक्स पहुँचने, क्योंकि वी मैक्स तो यही पॉइंट वी मैक्स बाई 2 हाफ वी मैक्स इतना है। तो यहाँ से Km की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो सबस्ट्रेट ज़्यादा होगा तब आपका Km वैल्यू ज़्यादा, मतलब सबस्ट्रेट अगर Km वैल्यू अगर ज़्यादा है तो जब ज़्यादा सबस्ट्रेट होगा तब जाके आपका एंजाइम एक्टिव होगा। अगर Km वैल्यू कम है तो नॉर्मल कंडीशन में आपका क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन में एंजाइम एक्टिव हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ग्लूकोकाइनेज जो है वो ग्लूकोज के ज़्यादा होने पे एक्टिव होता है। द रीज़न है क्योंकि उसका Km वैल्यू ज़्यादा है, उसका Km वैल्यू ज़्यादा है, हाई Km वैल्यू है। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी है। इन्होंने पूछा था प्लेटलेट्स कंटेन, अगर आपको प्लेटलेट्स के बारे में थोड़ा भी जानकारी है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। प्लेटलेट्स जो होती है वह मेगा कैरियोसाइट फ्रेगमेंट होती है। क्या होती है आपकी? मेगा कैरियोसाइट फ्रेगमेंट होती है। मेगा कैरियोसाइट फ्रेगमेंट होती है। अगर मेगा कैरियोसाइट की बात करेंगे तो कुछ इस तरह से मेगा कैरियोसाइट है जिसका इस तरह से फ्रेगमेंट टूट जाएगी और दैट इज अ प्लेटलेट्स। ठीक है, अब इस प्लेटलेट्स के अंदर जो होती है इसे हम ए न्यूक्लिएटेड सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे? ए न्यूक्लिएटेड सेल। मतलब क्या है कि न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस अब्सेंट होती है। अगर न्यूक्लियस अब्सेंट है मतलब क्या है कि जीनोमिक डीएनए अब्सेंट होगा। बट इंटरेस्टिंगली इनके अंदर जीनोमिक डीएनए नहीं होता है, बट इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है आपका? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए होती है इसे हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। मतलब क्या है कि प्लेटलेट्स के अंदर न्यूक्लियर डीएनए नहीं होता है, मतलब जीनोमिक डीएनए नहीं होता है, तो जहाँ भी जीनोमिक डीएनए है वो तो होगा नहीं। तो क्या बचा? प्लेटलेट्स के अंदर सिर्फ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ही होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। दैट इज आल्सो इजी क्वेश्चन मेरे हिसाब से, क्योंकि इन्होंने कहा है कि प्रोटीन एक्स इज कंपोज्ड ऑफ अ 700 अमाइनो एसिड। 700 अमाइनो एसिड की बात अगर हम करते हैं तो हम बोले 1 अमाइनो एसिड, तो 1 अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट जो होती है 1110 डाल्टन। अगर हम यहाँ पे बात करें कि कितने अमाइनो एसिड है, 700 अमाइनो एसिड है, मीन्स 700 इंटू 110 इक्वल टू 77000 डाल्टन। अगर हम इसको किलो डाल्टन में बदलेंगे तो 77 किलो डाल्टन है। बट when resolve on denaturing pH it shows a band corresponding to 130 किलो डाल्टन। हमें मिलना कितना चाहिए था? 7 किलो डाल्टन का। अगर हम ये बोल दे कि ये 7 किलो डाल्टन, 7 किलो डाल्टन मिलके मतलब मिले हुए हैं, मतलब अगर हम 7 करेंगे तो 154 किलो डाल्टन होगा। कब? जब हमारा ये डाइमराइजेशन हो जाए।
बट हमें मिला कितना है, डाइमराइजेशन से, डाइमराइजेशन तो नहीं मिला है, डाइमराइजेशन से 20 कम है, अप्रॉक्सीमेट मतलब नॉट 20, 24 किलो डाल्टन कम है, मतलब डाइमराइजेशन ऑफ प्रोटीन तो नहीं हुआ है। इसके बाद अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो फॉस्फोराइलेशन में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है, मतलब हम ये नहीं अगर हम इन दोनों के डिफरेंस की बात करें तो 10 में से 7 गया तो 3 हो गया, 12 में से 7 गया तो 5, मीन्स 53 किलो डाल्टन की बात हो रही है। और 53 किलो डाल्टन जो है ये कहीं न कहीं कार्बोहाइड्रेट्स का मॉलिक्यूलर वेट है, कहीं ना कहीं, मतलब कोई जो कार्बोहाइड्रेट है जो, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आपका तीनों होता है, मोनो ओलिगो एंड पॉली, ओके। तो यहाँ पे जो है आपका कहीं ना कहीं 53 कार्बोहाइड्रेट का है, और कार्बोहाइड्रेट का प्रोटीन से ऐड होना ग्लाइकोसाइलेशन कहलाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ द प्रोटीन। मान लो कि ये प्रोटीन है और प्रोटीन पे आपका कार्बोहाइड्रेट जुड़ रखा है। आपको अगर याद हो तो जो ब्लड एंटीजन्स होती है वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ होता है, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट में भी डिस्क्रिपेंसी से पीछे एक रीजन ग्लाइकोसाइलेशन का होना है, क्योंकि एसिटाइलेशन में भी आपका नहीं होगा। ठीक, डाइमराइजेशन का मैंने प्रूव कर दिया, बाकी फास्फोराइलेशन का आप जो है फॉस्फेट का मॉलिक्यूलर वेट देख लो, निकाल लो, 53 तक नहीं पहुंच पाओगे। कहीं ना कहीं फाइनली आपको कार्बोहाइड्रेट पे जाना पड़ेगा जो कि ग्लाइकेंस कहलाती है, तो ग्लाइकेंस का ऐड होना ग्लाइकोसाइलेशन कहलाता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये क्लासिकल जेनेटिक्स से पूछा गया है। अभी मैं बताता हूँ क्यों, मतलब कैसे क्लासिकल जेनेटिक्स से पूछा गया है। चलिए हम देखिए, हमने कहा यहाँ पे कि प्योर ब्रीड हमने कराया है, मतलब होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब आप समझ गए हो कि कोई प्लांट है जिसका टी कैपिटल टी है, और अगर टॉल नहीं है तो शॉर्ट है तो वो स्मॉल टी है। तो इन्होंने कहा कि कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच क्रॉस कराया। कैपिटल टी से एक गैमीट बनेगा कैपिटल टी, स्मॉल टी से एक गैमीट बनेगा स्मॉल टी, तो जो आपका ऑफ स्प्रिंग बनेगा वो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। बट इन्होंने कहा कि यह आपका इंटरमीडिएट बना, सॉरी, ये आपका इंटरमीडिएट बना, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि आपने इस कैपिटल टी स्मॉल टी को आपने शॉर्ट प्लांट से कराई, ये शॉर्ट है, ठीक है, शॉर्ट प्लांट से आपने इसको ब्रीड कराया। तो इसके लिए मैंने आपको बता रखा है कि आप पूनेट स्क्वायर यूज़ कर सकते हो, और पूनेट स्क्वायर एक अच्छा सा टूल है स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो हम पूनेट स्क्वायर की बात करते हैं। पूनेट स्क्वायर पे यहाँ पे एक कैपिटल टी, यहाँ पे एक स्मॉल टी बनेगा, यहाँ पे स्मॉल टी और स्मॉल टी हमने गैमीट बना दी है, क्योंकि यहाँ से दो गैमीट, यहाँ से सिंगल टाइप ऑफ द गैमीट बनेगा। ध्यान देना, यहाँ से दो टाइप की गैमीट बनेंगे, एक में कैपिटल टी होगा, एक में स्मॉल टी होगा। बट इस वाले से, शॉर्ट वाले से सिर्फ एक टाइप के गैमीट बनेगा जो कि हमारा स्मॉल टी होगा। अगर हम यहाँ से बनाते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी मीन्स कैपिटल टी स्मॉल टी के कितने हैं यहाँ पे, दो हैं, और स्मॉल टी और स्मॉल टी के आपके कितने हैं, दो हैं। तो टोटल आपके पास यहाँ पे 4 था, 4 में से दो दो हैं, मीन्स 50% आपके पास कैपिटल टी स्मॉल टी है और 50% स्मॉल टी है। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है आपका, इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट है, और स्मॉल टी क्या है आपका, शॉर्ट है। तो क्या क्या मिला आपका, 50% इंटरमीडिएट मिला और 50% शॉर्ट मिला। तो करेक्ट आंसर इसका सी है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसमें क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं था, काफ़ी इजी क्वेश्चन हमको लगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। हाउ वुड यू टेस्ट वेदर अ phenotypic difference between the two population of the plant is due to the environmentally induced plasticity और evolutionary adaptation। देखो यहाँ पे बता रहा कि आप कैसे प्रूव करोगे कि जो आपका फिनोटिपिक डिफरेंस है दो पॉपुलेशन में। फॉर एग्जांपल मैंने कहा
कि एक पॉपुलेशन आपका यहाँ पे है, दैट इज़ द पॉपुलेशन ए, और एक पॉपुलेशन आपका यहाँ पे है पॉपुलेशन बी। हमने क्वेश्चन में हमसे पूछा कि इस पॉपुलेशन ए और बी में डिफरेंस है फिनोटाइप का, वो जेनेटिक है या इन्वायरमेंटल, इसको आप कैसे डिसाइड करोगे। देखो, अगर हम क्या करें, इसमें के इंडिविजुअल और इसमें के इंडिविजुअल, दोनों इंडिविजुअल को उठा के हम एक ऐसे इन्वायरमेंट में लाएं जहां पे आपका क्या है, इन्वायरमेंट कांस्टेंट है। मतलब हम ऐसे इन्वायरमेंट में इन दोनों को उठा के लाएं, मान लो ये हमारा ए वाला है और एक दूसरा मैंने यहाँ पे उठा लिया और दूसरा उठाया मैंने ये बी वाला है, ठीक है। हमने ए और बी को एक ही इन्वायरमेंट में लाके ग्रो कराया। जो एक इन्वायरमेंट में हम लेके आए हैं क्योंकि इन्वायरमेंट को मैंने कांस्टेंट करा है, और इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि एक ग्रीन हाउस में हम इन दोनों को ग्रो करें। अब यहाँ पे क्या हो गया, नल हाइपोथेसिस आपकी क्या हो गई कि इन्वायरमेंटल सेम है, इन्वायरमेंट तो यहाँ पे सेम है। अब अगर इनकी फिनोटाइप में ए और बी की फिनोटाइप अगर बदलती है, चूंकि इन्वायरमेंट सेम है, मतलब अगर अब ए और बी की जो फिनोटाइप बदलती है वो क्या हो सकती है, वो आपकी जेनेटिक कंपोनेंट के कारण हो सकती है, या फिर वो इन्वायरमेंट इवोल्यूशनरी एडॉप्टेशन के कारण हो सकती है, या आपका क्या हो गया फाइलोजेनेटिक इनर्शिया के कारण हो सकती है, इनके फिनोटाइप का डिफरेंस। क्योंकि हमने इन्वायरमेंट सेम कर रखा है तो इसके लिए हमने क्या करा, दोनों पॉपुलेशन से इंडिविजुअल ला के सेम ग्रीन हाउस में रखा टू मेंटेन द कांस्टेंट इन्वायरमेंट। डीएनए आरएनए जो सीक्वेंसिंग है, इन दोनों को जैसे ही हम डीएनए और आरएनए सीक्वेंसिंग की बात करेंगे तो ये हमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन देगा, और अगर पॉपुलेशन सेम है तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से हम इन्वायरमेंटली और इवोल्यूशनरी एडाप्टेशन के बारे में जानकारी नहीं ले सकते। अगर डिफरेंट ग्रीन हाउस यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपके दो वेरिएबल हो गए, एक जेनेटिक पार्ट और दूसरा इन्वायरमेंटल इंड्यूस। तो हमें इन दोनों में से एक पार्ट को कांस्टेंट करना पड़ेगा प्रूव करने के लिए। तो हमने एक पार्ट को कांस्टेंट करा जो कि हमारा इन्वायरमेंटल पार्ट है। तो इन्वायरमेंटल पार्ट को कांस्टेंट करने के लिए हमने अपने कंट्रोल में सेम ग्रीन हाउस में दोनों पॉपुलेशन को ग्रो करा के हम ये चेक कर रहे हैं कि फिनोटाइप में डिफरेंस आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आएगा तो मतलब है कि वो इन्वायरमेंटली इंड्यूस्ड प्लास्टिसिटी है, फिनोटाइप प्लास्टिसिटी है। अगर इन्वायरमेंट आता है तो वो जेनेटिक्स से, जीनोम से, एवोल्यूशनरी एडॉप्टेशन से कंट्रोल हुआ है, ना कि इन्वायरमेंट से। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा और काफ़ी इजी क्वेश्चन है अगर आपको एक छोटा सा कंसेप्ट अगर आता है तो। अभी मैं बताऊंगा कैसे, क्यों मैं ये बोल रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है इन एन एक्सपेरिमेंट 2 फ्लाई पॉपुलेशन आर सेपरेटली मेंटेन्ड फॉर द मेनी जनरेशन। पॉपुलेशन ए कंटेन्स क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल। याद रखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन ए में क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल है, ठीक है। जब क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल है तो रिप्रोडक्शन या कॉपुलेशन भी क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल के बीच में हो रहा होगा, और क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल के बीच में अगर रिप्रोडक्शन होता है तो इस प्रोसेस को हम इन ब्रीडिंग कहते हैं। और जब हम इन ब्रीडिंग कराते हैं तो इन ब्रीडिंग से होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होती है, हेट्रोजाइगोसिटी डिक्रीज होती है। इन ब्रीडिंग कराने से होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होती है और हेट्रोजाइगोसिटी डिक्रीज होती है। चलिए पॉपुलेशन नंबर 2 की बात करें। पॉपुलेशन बी कंटेन्स अ सेट ऑफ अनरिलेटेड इंडिविजुअल। उसमें क्या था, क्लोजली रिलेटेड था, इसमें है अनरिलेटेड इंडिविजुअल, ठीक। ओवर मेनी जनरेशन इट इज ऑब्जर्व दैट द फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन इज लोअर देन द फिटनेस ऑफ। देखो जब इन ब्रीडिंग कराएंगे तो हेट्रोजाइगोसिटी अगर डिक्रीज होगी और होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होगी तो ये फाइनली जो है आपकी फिटनेस को डिक्रीज करेगी। क्या करेगी,
फिटनेस को डिक्रीज करेगी। और अनरिलेटेड इंडिविजुअल के बीच में अगर हम कॉपुलेशन कराते हैं, रिप्रोडक्शन कराते हैं, तो हेट्रोजाइगोसिटी इंक्रीज होगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा फिटनेस इंक्रीज होगी, फिटनेस इंक्रीज होगी। ठीक है। अब यहीं पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर हमारा कोई पॉपुलेशन है, किसी पॉपुलेशन के पास कोई एक डिलीटेरियस रिसेसिव म्यूटेशन हो चुका है, डिलीटेरियस रिसेसिव म्यूटेशन है, तो उसको अगर हमें पॉपुलेशन से हटाना है, अगर हमें जेनेटिक रेस्क्यू करना है, तो हम क्या करेंगे, क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल को ना रख के अनरिलेटेड इंडिविजुअल को अगर पॉपुलेशन में हम इंट्रोड्यूस कराएं और उससे अगर हम पॉपुलेशन कराएं, तो आने वाले जनरेशन में उस डिलीटेरियस रिसेसिव म्यूटेशन को हटाया जा सकता है। बट अगर हम किसी पॉपुलेशन को क्लोज कर देते हैं, एक छोटा सा पॉपुलेशन है जिसमें एक डिलीटेरियस रिसेसिव म्यूटेशन हो गया है, तो इन ब्रीडिंग से वो डिलीटेरियस रिसेसिव म्यूटेशन जो है वो ऑफ स्प्रिंग में चली जाएगी और वो ऑफ स्प्रिंग में जाके इन फ्यूचर फिटनेस को डिक्रीज करेगी। तो इन ब्रीडिंग से डिलीटेरियस रिसेसिव म्यूटेशन पास आउट होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में और फाइनली जाके वो फिटनेस को डिक्रीज करती है। तो यहाँ पे कहानी का आंसर क्या है कि द ऑफस्प्रिंग ऑफ द क्लोजली रिलेटेड हार्बर्स द मोर डिलीटेरियस रिसेसिव म्यूटेशन, क्योंकि यहाँ पे इनब्रीडिंग होगा। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लगता है काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे बस अगर आपको ग्राफ पता है, बहुत जगह पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स of the graph shown below which is the most representative of kinetics of the ion transport through the membrane। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम आयन ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो आयन ट्रांसपोर्ट जो होता है वो सैचुरेशन ग्राफ को फॉलो करता है। किसको करता है? सैचुरेशन ग्राफ को। मतलब एक पॉइंट पे जाके कहीं ना कहीं वो ग्राफ सैचुरेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि आयन का ट्रांसपोर्ट है ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ ट्रांसपोर्टर पे। एक कंडीशन के बाद जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं, अगर वो सारे ट्रांसपोर्टर ऑक्युपाइड हो जाएंगे तो उसके बाद आप आयन कितना भी बढ़ा दो वो ट्रांसपोर्ट रेट को इंक्रीज नहीं करेगा। अगर हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते रहे और ट्रांसपोर्ट रेट भी इंक्रीज होता रहे तो ऐसा जो होता है वो आपका डिफ्यूज़न का केस है। डिफ्यूज़न के केस में आपका क्या होता है, आयन का कंसंट्रेशन और रेट दोनों लीनियरली बढ़ता जाता है। बट इनिशियल कंडीशन में अगर हम आयन को बढ़ाते रहे तो हमारा क्या होगा, ट्रांसपोर्ट रेट भी इंक्रीज होता चला जाएगा। बट एक कंडीशन पे जहाँ पे ट्रांसपोर्ट रेट अब ट्रांसपोर्टर्स की संख्या एक पॉइंट पे जाके फिक्स हो जाएगी, उसके बाद आप आयन को कितना भी बढ़ाओ ट्रांसपोर्ट रेट उतना ही रहेगा, बिकॉज अनऑक्युपाइड ट्रांसपोर्टर्स वहाँ पे नहीं होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी है। मीन्स डी जो आपका यहाँ पे ग्राफ है वो बता रहा है आयन ट्रांसपोर्ट काइनेटिक्स को। ओके, बाय द ट्रांसपोर्टर। 8 नंबर क्वेश्चन काफ़ी ये भी आसान है। Galvani discovered in the 17 that the frog's legs jerked when touched with a piece of copper and iron। ध्यान दीजिएगा, कॉपर और आयरन दो Cu2+ आयरन Fe2+, इनके बीच समल्टेनियसली एक साथ जब इससे हमने टच करा लेग को, फ्रॉग के लेग को, तो उसमें जर्क्ड हुआ। तो ये हुआ था एक्शन पोटेंशियल के कारण, क्योंकि वहां पे एक्शन पोटेंशियल जो है वो क्या हुआ था, ट्रिगर हुआ था। क्वेश्चन में पूछ रहा कि यह किस प्रॉपर्टीज की, इस मेटल की किस प्रॉपर्टीज के कारण यह किस प्रॉपर्टीज के कारण एक्शन पोटेंशियल ट्रिगर हुआ है। याद रखिएगा, कॉपर एंड आयरन का इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अलग होता है। दो मेटल का इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। दैट इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एक्शन पोटेंशियल को ट्रिगर कर रही है इन दिस केस, जब एक साथ हम आयरन और कॉपर के पीस को टच कर रहे हैं फ्रॉग के लेग से। तो यहाँ पे क्या है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी टू मेटल्स
के कारण। देखो दूसरा यह है कि टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द मेटल और टिश्यू। आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में मैंने एक जगह एक्शन पोटेंशियल और टेम्परेचर के बारे में बातें कर रखी है। अगर आपको याद हो तो आप अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता है, ना कि एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट होता है। ऐसा मैंने नहीं बताया था। दूसरा लिखा इन्होंने सोल्यूबल मेटल आयन मिमिक द न्यूरोट्रांसमीटर। दो हमने यहाँ पे यूज करा, ठीक है, दो मेटल आयन सिमल्टेनियस हम यूज कर रहे हो, टच कर रहे हैं। तो यहाँ पे नहीं है ना कि सोल्यूबल मेटल आयन मिमिक द न्यूरोट्रांसमीटर, मेटल कंडक्ट द चार्ज, ये फालतू की बात है। तो इसका आंसर आपका होगा डी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड, उनको भी फायदा हो जाए और कुछ हमें भी फायदा हो जाए। वो वीडियो जितना ज़्यादा तुम बच्चों के साथ शेयर करोगे मैं उतना ही ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा। अभी तक अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं, इस चैनल पे अभी तक 1400 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर रखे हैं। अगर तुमने 1400 क्वेश्चंस बायोलॉजी के अगर प्रैक्टिस कर ली है सिर्फ इंसानियत प्रो बायोलॉजी IPB से, कोई भी एग्ज़ाम इंडिया का ऐसा नहीं है जो तुमसे कवर ना हो जाए या जो तुमसे क्रैक ना हो जाए। और हम एक चीज़ आपसे बताना चाहते हैं, जो भी बच्चे टिफ़र के फिज़िक्स में टेंशन ले रहे हैं, याद रखिएगा कि एग्ज़ाम में जो बच्चा आपके साथ कंपटीशन करने वाला है, compete करने वाला है, वो भी स्टूडेंट बायोलॉजी बैकग्राउंड से ही आता है। दैट इज़ द रीज़न कि उसकी भी फिज़िक्स उतनी ही स्ट्रांग होगी जितनी आपकी है। तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेना, आपको वहाँ पे युद्ध करना ही नहीं है। जिस पॉइंट पे मतलब जो पॉइंट न्यूट्रल है, आपको युद्ध वहाँ करना है जो पॉइंट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। फॉर एग्जांपल बायोलॉजी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, प्लस जनरल साइंस आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, थोड़ी बहुत फिजिक्स आपकी स्ट्रांग होगी। और अगर वो आपको देखना भी है तो हमारी एक वीडियो ऑलरेडी फिजिक्स पे पड़ी, वो देख सकते हो। लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी 2023 का मैंने बताया था, उसमें भी मैंने फिजिक्स की काफ़ी चीज़ें बताई थी। आप उस वीडियो को एक बार रिविजिट कर सकते हो। और आने वाले समय में मैं 5 से लेकर 10 तारीख के बीच में एक दो वीडियो और फिजिक्स की डालूंगा, जिसको आप विजिट करके फिजिक्स में भी आप नंबर ला सकते हो। केमिस्ट्री के जो लिए आपके पास जो प्रॉब्लम है, केमिस्ट्री का प्रॉब्लम मैं आपका यहीं पे सोल्व कर दूँ। अगर आपने मेरी बायोलॉजी की वीडियो ध्यान से देखी होगी तो मैं जहाँ भी केमिस्ट्री की बात होती है मैं ट्राई करता हूँ कि वो थोड़ी बहुत केमिस्ट्री मैं आपको बताता चलूँ। दूसरा, केमिस्ट्री के अंदर बायोलॉजी की 2 से 3 क्वेश्चन बायोलॉजी के ही होते हैं, जिससे आप 6 नंबर आराम से उसमें ला सकते हो। आपकी 20 में 6 नंबर केमिस्ट्री से अगर आ जाते हैं वो सफिशिएंट है आपके क्वालिफाइड करने के लिए, क्योंकि PhD करने के लिए सिर्फ टाइफर क्वालिफाई करना होता है, देन आफ्टर इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन होता है। अगर आप मेरी वीडियो को ध्यान से देख रहे हो तो आप इस बात का टेंशन हटा दो कि आपका क्वालिफाइड होगा या नहीं। अगर आपने समझा है क्वेश्चन जो मैंने बताया है, जो मैं बोलना चाहता हूँ, आपका टिफ़र क्वालिफाई हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। अगर अभी तक आप मेरे सारे वीडियो देखे होंगे तो अब आज के बाद जितने भी एग्ज़ाम इंडिया में होने वाले बायोलॉजी के वो सारे क्वालिफाइड होंगे। लेकिन अगर आपने टिफ़र की सारी वीडियो देखी है तो इस बात की मैं 100% गारंटी ले सकता हूँ कि आपका टिफ़र का एग्ज़ाम तो क्वालिफाई हो ही जाएगा। और जब टिफ़र का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा तो उसके बाद भी आपको टेंशन नहीं लेना, आपको जस्ट मुझे मेल करना है। देन आफ्टर आई विल टेक योर मॉक इंटरव्यू एंड उसके बाद आपका एडमिशन कन्फर्म है। ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये काम मैंने पिछले साल भी किया था। और पिछले साल 15 स्टूडेंट प्रेजेंट टाइम में इंडिया के टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स में हैं। जेएनसी में है बच्चे, नाइजर में है, आइजर्स में है, TVM में है, आपका भोपाल में है आइजर, पुणे में है आइजर पुणे में है, स्निप में है, जो आपका साहा इंस्टीट्यूट फॉर न्यूक्लियर फिजिक्स है, वहाँ पे बायोफिजिक्स डिपार्टमेंट में एक स्टूडेंट है। तो आपको इस बात का तो टेंशन लेना नहीं है कि सर पे भरोसा करना है नहीं। आप अगर थोड़ा भरोसा करोगे आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। बट इसके लिए आपको थोड़ा शेयर करने की ज़रूरत है ये वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड। बाय बाय।